ट्वीट जो अमित शाह ने अचानक से किया है, ये ट्वीट आज या कल नहीं बल्कि आने वाले भविष्य तक को हिला कर रख देगा। हमने अमित शाह को सुना है कि वो अक्सर घुसपैठियों के मुद्दे पर कहते रहते हैं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। ये बयान तो अमित शाह देते रहते हैं, लेकिन घुसपैठियों से जुड़े इस ट्वीट में ऐसा क्या है जिसने नॉर्थ से लेकर साउथ तक विपक्ष की कुर्सी हिला कर रख दी है, साथ ही आम जनता की दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी है। इस ट्वीट में डेमोग्राफी वर्ड का जिक्र बार बार किया गया है। दरअसल देश भर में अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और जनसांख्यिकी के संतुलन यानी कि डेमोग्राफिक कंट्रोल को लेकर केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन कर दिया है। आपको याद होगा 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर इस डेमोग्राफी कमेटी का जिक्र किया था कि हम ऐसी कमेटी बनाएंगे। बस फिर क्या था, इसी प्रॉमिस को ग्राउंड जीरो पर उतारने के लिए अमित शाह ने अब मई 2026 में ये कमेटी बना दी है। ये कमेटी अवैध घुसपैठ यानी कि इलीगल इमिग्रेशन के कारण हो रहे पॉपुलेशन चेंज की गहराई से जांच करेगी। क्या ये एनआरसी का दूसरा रूप है? 2027 की जनगणना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विपक्ष इस पर क्या सवाल उठा रहा है? बीजेपी शासित राज्यों और गैर बीजेपी राज्यों में एग्जीक्यूशन कैसे होगा? और सबसे जरूरी सवाल, आम जनता की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। अमित शाह के बयान से तहलका। पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से जिसके पब्लिक होते ही पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से हो रहे अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और इसीलिए कमेटी बनाई गई है। आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। कमेटी क्या करेगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हाई लेवल कमेटी आखिर ऐसा भी क्या करेगी जिससे हड़कंप मच जाए। इस विशेष कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और मध्य प्रदेश के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस प्रकाश प्रभावर नावेलकर, जो कि 83 वर्ष के हैं, उन्हें सौंपी गई है। ये कमेटी किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरे देश के डेटा का बारीकी से अध्ययन करेगी, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों से लेकर भारत के अंदरूनी राज्य भी शामिल हैं। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य बहुत बड़ा और व्यापक है, जिसके तहत ये जांच की जाएगी कि अलग अलग धार्मिक और सामाजिक समुदाय के स्तर पर आबादी का पैटर्न असामान्य रूप से क्यों बदल रहा है, यानी अननेचुरल तरीके से क्यों बदल रहा है।
कमेटी इस बात का गहराई से आकलन करेगी कि इस जनसांख्यिकी बदलाव का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, कानून व्यवस्था और आपसी सामाजिक भाईचारे पर क्या बुरा असर पड़ रहा है। पुरानी और मौजूदा व्यवस्था को इस बड़ी चुनौती से निपटने में नाकाफी माना गया है। इसीलिए ये कमेटी पूरी तरह से डेटा ड्रिवन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर एक मजबूत समाधान तैयार करेगी। इसके तहत अवैध प्रवासियों को हमेशा के लिए वापस उनके देश भेजने यानी कि डिपोर्टेशन फ्रेमवर्क, डिटेंशन सेंटर्स की नई व्यवस्था करने, घुसपैठियों की सटीक पहचान करने और देश की जनसंख्या को स्थिर करने के लिए मजबूत संस्थागत नियमों की सिफारिश की जाएगी। इस कमेटी को अपनी अंतिम रिपोर्ट 1 साल के भीतर यानी मई 2027 तक सरकार को सौंपनी है और यदि जरूरत पड़ी तो इसे 6 महीने का अतिरिक्त समय यानी कि एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये कमेटी 3D मॉडल पर काम करेगी, जहां पर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का मॉडल रखा गया है। विपक्ष कमेटी को लेकर क्या कह रहा है? किसी भी बड़े सरकारी कदम पर विपक्ष की प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है। इस कमेटी पर भी विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, चाहे बात कांग्रेस की हो, तृणमूल कांग्रेस की हो, AIM और अन्य विपक्षी दलों ने इस कमेटी को बीजेपी की राजनीतिक एजेंडा करार दिया। उनका आरोप है कि ये मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का तरीका है। कुछ नेता इसे धर्म आधारित प्रोफाइलिंग कह रहे हैं। असम, NRC, CAA और NPR विवाद को याद दिलाते हुए वो चेतावनी दे रहे हैं कि इससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा और अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल बनेगा। विपक्ष ने चेयरपर्सन जस्टिस नावलेकर की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के रूप में उनका कार्यकाल भाजपा शासित मध्य प्रदेश में था, इसीलिए नियुक्ति निष्पक्ष नहीं लगती। उनको लगता है कि यह अनबाइस्ड है। कुछ विपक्षी नेता तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कमेटी पहले से तय निष्कर्षों को सिर्फ वैधता देने का प्रयास करेगी, यानी कि जो बीजेपी कहेगी, जो केंद्र सरकार कहेगी, वही कमेटी करेगी। दूसरी ओर सरकार और भाजपा का इससे बिल्कुल उलट कहना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ना कि किसी समुदाय विशेष का। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि डेटा और तथ्यों पर आधारित यह अध्ययन पूरे देश के हित में है। विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और राष्ट्र हित को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बहस ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में संसद और सड़कों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। कमेटी की सबसे बड़ी चुनौती। कमेटी के गठन के बाद सबसे अहम सवाल, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? बीजेपी शासित राज्यों और गैर बीजेपी राज्यों में रुख क्या होगा? कमेटी पूरे देश में काम करेगी, लेकिन ग्राउंड एक्शन में राज्य सरकारों की भूमिका निर्णायक होगी। बीजेपी शासित राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा आदि में जहां पहले से ही घुसपैठ, अवैध कब्जे और लैंड माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है, वहां डेटा कलेक्शन करना, सर्वे करना और एक्शन में तेजी लाना, ये सब पॉसिबल होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। उदाहरण के तौर पर असम में NRC का अनुभव, यूपी में बुलडोजर एक्शन और गुजरात की सीमा सुरक्षा व्यवस्था इस कमेटी के लिए सहायक साबित होंगे। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, जहां घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं, वहां बीजेपी के लिए मामले को हैंडल करना, वहां पे इस कमेटी को एग्जीक्यूट करना, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि हमने पश्चिम बंगाल में देखा था। पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार रहते हुए घुसपैठियों को ऐसी जगह दी गई जैसे वो मेहमान हो। लेकिन अब कहानी बदल रही है। जब से शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, बंगाल के वो मुख्यमंत्री बने हैं,
तब से सरकार और अमित शाह के एग्जीक्यूशन को सपोर्ट मिल गया है। हमने चुनाव में कहा था, आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। केंद्र सरकार कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य की राजनीति से ऊपर है। अमित शाह ने भी सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए। एग्जीक्यूशन में पुलिस, स्थानीय प्रशासन, सेंसस टीम, इंटेलिजेंस एजेंसियां और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का समन्वय होगा। डिटेंशन सेंटर का विस्तार, डिपोर्टेशन प्रक्रिया का कानूनी ढांचा और डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जनगणना 2027 पर असर। अब सवाल ये उठता है कि ये कमेटी आखिर आने वाले भविष्य की नींव कैसे बन सकती है। भारत की अगली जनगणना 2027 में होनी है। पहली बार पूरी तरह डिजिटल और जाति आधारित गणना के साथ। और इस डेमोग्राफिक चेंज कमेटी की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना है, जो सीधे तौर पर एनपीआर अपडेट और जनगणना के सवालों को प्रभावित करेगी। जनगणना के बाद 2028 और 2029 में डेलिमिटेशन एक्सरसाइज हो, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों का पूर्ण निर्धारण होगा। जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण बेहतर है, जैसे कि दक्षिण भारत, वहां प्रतिनिधित्व में कमी देख सकते हैं, जबकि उत्तरी और पूर्वी राज्यों में बढ़ोतरी हो सकती है, ये विपक्ष का कहना है। या उत्तर दक्षिण राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। कमेटी धार्मिक और सामाजिक समुदाय स्तर पर डेटा का विश्लेषण करेगी, जो जनगणना में संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। सरकार का लक्ष्य सटीक डेटा के आधार पर अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करना और विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना है। इससे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी प्रभावित होगी। आम जनता पर असर। अंत में सबसे महत्वपूर्ण पहलू, इस पूरे अभियान से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। अब इसके दो पहलू हैं। पहला, सकारात्मक प्रभाव। सीमा क्षेत्रों और प्रभावित इलाकों में स्थानीय लोगों पर जमीन, पानी, नौकरियों और संसाधनों का दबाव कम होगा। मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा और पहचान संरक्षित रहेगी। बेहतर डेटा से सरकारी योजनाएं अधिक लक्षित और प्रभावी होगी। स्वैच्छिक वापसी करने वालों पर कोई केस नहीं होगा। ये मानवीय दृष्टिकोण है। और दूसरी चुनौतियां जो है वो है दस्तावेजहीन गरीब नागरिक, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सत्यापन प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। कुछ समुदाय में अनावश्यक डर फैल सकता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण में सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका है। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार का दावा है कि ये मूल नागरिकों के हित में है। डिजिटल टूल्स, आधार और अन्य पहचान पत्रों से पारदर्शिता बढ़ेगी। आम जनता को उम्मीद है कि इससे देश की एकता मजबूत होगी और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित होगा। तो कुल मिलाकर अमित शाह की अगुवाई वाली ये हाई लेवल कमेटी अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय एजेंडे पर ला रही है। 2027 जनगणना, डेलिमिटेशन और भविष्य की नीतियों के लिए ये मजबूत आधार तैयार करेगी। भाजपा इसे राष्ट्रहित का मुद्दा बताती है, जबकि विपक्ष राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाता है। आम जनता चाहती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवीय हो। आपको क्या लगता है,
क्या ये कमेटी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है या अतिरेक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।